हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का चैप्टर फर्स्ट है भारतीय संविधान। तो इसका टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। मतलब संविधान पूरी दुनिया में, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और सबसे विशाल संविधान है। और संविधान एक ऐसा व्यवस्था होता है जिससे शासन प्रशासन उसके अंदर में काम करते हैं, सरकार भी काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, संविधान में नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, शक्तियों का विभाजन इत्यादि के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें किसका कितना अधिकार है संविधान के उसमें दिया गया है। सरकार, अब केंद्र सरकार के पास कितने अधिकार हैं, राज्य सरकार के पास कितने अधिकार हैं। तो शक्तियों का विभाजन के बारे में संविधान के अंदर विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी संस्थागत ढांचा क्यों ना हो, सभी के लिए उसका अधिकार बांट दिया गया है और इसमें इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किया जा चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत का जो संविधान था वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, हमने पहले बताया था आपको। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान सभा क्या है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते हैं, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे और 93 रजवाड़े क्षेत्र से आते थे, रजवाड़े। उसके बाद इसका पहला पॉइंट है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का 26 नवंबर 1949 तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, यानी भारत का जो संविधान था टोटली वो पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी जो भारत का संविधान था बन गया तैयार तो 1949 में ही हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम भारत में स्वतंत्रता रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। उसका अगला पॉइंट है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले 70 वर्षों में इसे 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। यानी जब से संविधान बना है, जीवंत संविधान दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है। इस वजह से भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, और जब से बना है तब से अब तक 100 से अधिक बार उसमें कानून में संशोधन हो चुका है, इसलिए इसको लचीला भी कह सकते हैं आप। और भारत समाज में बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के साथ साथ इसमें परिवर्तन जारी है। यानी समाज में स्थिति परिवर्तन, जो आवश्यकता होती है और परिस्थितियों के हिसाब से जो बदलाव की मांग होता है, उसके हिसाब से भारतीय संविधान में बदलाव होता रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषता इनका है लिखित संविधान तथा विस्तृत संविधान। लिखित है और दूसरा विस्तृत है, यानी हर चीज़ों को बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। उसके बाद इसमें है, इसका भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये आप सब जानते हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियाँ हैं थी। अब तो वर्तमान में चेंज हो चुका है, अब 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुका है, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। भारतीय संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। इस कारण
यह एक बड़ा विस्तृत संविधान है, यानी भारतीय संविधान जो था वो कानूनों का बहुत बड़ा विशेषज्ञों का एक प्रभुत्व रहा था उस टाइम पे जब बन रहा था। इस समय कारण ये भी था कि एक बड़ा विस्तृत संविधान बना है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, विभिन्न देशों से संविधान के प्रावधान लिए गए, यानी जब भारत का संविधान बन रहा था तो अलग अलग देशों से जो उनके अच्छे प्रावधान थे उस प्रावधान को कॉपी किया गया हमारे देश के संविधान में, यानी उन संविधान को कॉपी कर लिया गया हमारे देश के संविधान बनाने के वक्त। तो इसमें पहला है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान के प्रमुख प्रावधान लिए गए, जो जिस देश के प्रमुख प्रावधान थे जो अच्छा लगा संविधान निर्माताओं को उसे कॉपी किया गया है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि संविधान सभा ने संविधान बनाते समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, यानी संविधान सभा के जो लोग थे जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय वो लगभग 60 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया और उसके हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगा उस देश के संविधान में वो उन्हें कॉपी किया गया था। उसके बाद उनमें से उचित प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, यानी उनको अध्ययन करने के बाद जो अच्छा लगा उन्हें प्रावधान, उस प्रावधान को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका बच्चों, भारतीय संविधान में अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से विभिन्न प्रावधान लिए गए, यानी इन देशों के संविधान से हमारे देशों में के संविधान के में प्रावधान लिया गया है जब बना रहे थे। अब अगला है संविधान का स्रोत, देश है, उसके बाद प्रावधान है, किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। पहला है अमेरिका, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन ये लिया गया है। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन संवर्धित सूची लिया गया है। जर्मनी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है, मतलब राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होना चाहिए आपातकालीन, वो लिया गया जर्मनी से। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को कॉपी किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन लिया गया, यानी अमेंडमेंट लिया गया कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। फ्रांस के कानून से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लिया गया है, जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अब है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। वैसे 6 फंडामेंटल राइट्स होता है, तो चलिए जानते हैं इसमें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है तो विकास करने के लिए उनके पास अधिकार होना चाहिए, ये उसकी आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करवाता है। भारतीय संविधान जो है लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करवाता है। उसमें 6 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किसी को आप ऊपर नीचे नहीं देख सकते, ऊंच नीच नहीं कर सकते, बराबर का दर्जा देना होता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं भारत के अंदर में, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई शोषण करता है किसी के गरीबों के साथ तो उसके विरुद्ध आप आंदोलन कर सकते हैं, ये उसका अधिकार होता है। उसके बाद तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक मतलब कोई धर्म किसी धर्म से है तो उस धर्म को मनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और सभी को शिक्षा देना भारतीय सरकार का एक परम कर्तव्य होता है, इसीलिए सभी को शिक्षा का अधिकार भी है हमारे देश में। उसके बाद अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों, भारतीय संविधान के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, अगर वह 18 वर्ष का हो चुका हो तो। यानी 18 वर्ष से अगर कम है तो आपके पास मतदान करने का अधिकार नहीं है। अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो आपको मतदान करने का, 18 वर्ष या उससे ऊपर है तो आपको मतदान करने का अधिकार पूरी तरीके से है। उसके बाद है भारत में किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा आदि के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है। यानी आप किसी भारत के निवासी हैं तो आपको जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपदा के आधार पर आपको मतदान करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया गया, यानी महिलाएं भी वोट कर सकती है।
उसके बाद अगला धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि किसी एक खास जाति या समुदाय का देश नहीं है। यहाँ पर कई विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, देश कहा जाता है। सभी धर्मों को समान नज़रिए से यहाँ देखा जाता है। सभी को अपने धार्मिक रीति रिवाज अपने तरीके से मनाने का भी अधिकार दिया जाता है या है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव की मनाही होती है, नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका एकता नागरिकता, यानी एकल नागरिकता आप कह सकते हो सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप किसी और देश का नागरिकता ले लेते हैं और इंडिया का भी है तो किसी एक जगह का रखना होगा, या फिर ऐसा होता है कि भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी है, तो किसी भी राज्य का आप नागरिक क्यों न माना जाएगा आपको भारत का ही नागरिक। तो इसमें दूसरा पॉइंट है, भारत में किसी भी प्रकार की दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी हम इंडियन हैं तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप तो है ही, अगर मैं यहाँ से अमेरिका चला जाऊँ वहाँ की भी सिटीजनशिप ले लूँ तो फिर यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप को त्यागना पड़ेगा। अगर हमें इंडिया में रहना है तो फिर अमेरिका की सिटीजनशिप को त्यागना होगा। उसके बाद अगला है, भारत का प्रत्येक राज्य का निवासी भारतीय ही कहलाता है। यानी हमने कहा है कि भारत में 28 राज्य, किसी भी राज्य में आप रहते हो लेकिन आप कहलाओगे भारतीय नागरिक। जबकि विश्व के कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि अमेरिका में आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, यानी अमेरिकन भी और किसी और देश के अगर हैं आप प्रवासी मतलब किसी और देश से आकर बसना, तो अगर उस देश का भी नागरिकता है तो आप रख सकते हैं। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह सम्मिलित की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद अगला है, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है। अगर उस देश के निवासी है तो राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करना है, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और साथ ही साथ अपनी सांस्कृतिक और धरोहर की भी रक्षा करना है। अब है अगला पॉइंट, कठोर और लचीलेपन का समन्वय, यानी भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। तो इसका पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। संविधान इतना कठोर नहीं है कि इसमें कोई प्रावधान संशोधित ना किया। कठोर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे आप बदलाव ना कर सके, समय के हिसाब से उसको संशोधित किया जा सकता है। संशोधित का मतलब होता है बदलाव करना। तो कोई भी ऐसा प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है जिसमें बदलाव ना किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान इतना लचीला भी नहीं है कि आसानी से किसी भी प्रावधान को में भी सरकार संशोधन कर सके। अब लचीला का मतलब ये होगा कि इतना भी लचीला नहीं है कि सरकार आसानी से किसी भी प्रावधान को हटा सके। उसको हटाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसका सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान की आलोचना, यानी भारतीय संविधान की आलोचना भी किया गया है। उधार का संविधान इसे कहा गया, यानी भारतीय जो संविधान है उसे उधार का संविधान भी कहा गया है। भारतीय संविधान उधार का संविधान है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधान के प्रमुख स्रोत लिए गए हैं। भारत के संविधान को उधार का संविधान इसलिए कहा गया, आलोचना किया गया, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के जो प्रमुख प्रावधान थे उसको अपनाया गया। तो आलोचक कहते हैं कि इसमें नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरा आलोचना में ये कहा गया कि ये वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुत जटिल है। भारत का जो संविधान है वो अत्यंत विविधता वाला है और साथ ही साथ बहुत जटिल है।
उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। मतलब जो आलोचना करने वाले थे उसका कहना था कि इस ऐसे ऐसे मुहावरे और भाषा को शामिल किया गया है जिसके चलते भारत का जो संविधान है एक जटिल दस्तावेज बन चुका है और आम नागरिक संवैधानिक भाषा को आसानी से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आलोचकों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। यानी आम लोग अगर संविधान को समझना चाहे तो वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका प्रक्रिया इतना जटिल हो चुका है कि आम आदमी की समझ की बस की बात नहीं है, सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं। इसीलिए इन्हें वकीलों का स्वर्ग कहा गया। अब है संविधान का आकार। भारतीय संविधान एक भीमकाम आकार संविधान है जिसमें वर्तमान में 465 से अधिक अनुच्छेद है। यानी भारत के संविधान में 465 से अधिक अनुच्छेद है। पिछले 230 वर्षों में अमेरिका संविधान में सिर्फ 29 बार ही संशोधन किए गए हैं। यानी अमेरिका के जो कानून हैं पिछले 230 सालों में मात्र 29 बार संशोधन किए गए हैं, जबकि भारत के संविधान मात्र 70 साल में 100 से ज़्यादा बार संशोधित किए जा चुके हैं। तो गाइज यहाँ से चैप्टर 1 समाप्त होता है यूनिट 2 का। अगर आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।